नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, पाप का घड़ा, पार्ट 8। क्या? देवराज चौहान जोरों से चौंका। हाँ, आज सुबह ही यह सब हुआ है। भागते समय बैकुंठ लाल ने बाली के 3 आदमियों को गोली मारी। रंजन गुप्ता गंभीर स्वर में कह उठा। यह तो बहुत बुरा हुआ। देवराज चौहान के होठ भींच गए। उसे बाली ने कैद कर रखा था तो तसल्ली थी कि बैकुंठ लाल की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा, परंतु अब हमारे लिए 2 मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। एक तो बैकुंठ लाल की तलाश में भटकना पड़ेगा, और दूसरी भारी गड़बड़ वाली बात है कि कहीं बैकुंठ लाल करोड़ों के जेवरातों के साथ यह शहर छोड़कर कहीं दूर न चला जाए। ऐसी स्थिति में पुनः उसका हाथ आना लगभग असंभव हो जाएगा। सबके चेहरों पर व्याकुलता छाई हुई थी। वह सबसे पहले शहर से निकलने की ही चेष्टा करेगा, क्योंकि यहाँ उसके पीछे बाली और तुम हो, पुलिस है, सोहन लाल ने कहा। सोहन लाल का कहना सही है कि बैकुंठ लाल करोड़ों के जेवरातों के साथ शहर से निकलने की कोशिश करेगा। भजन सिंह ने सहमति से सिर हिलाया। अगर वह शहर से निकल गया तो फिर शायद हमारे हाथ न लगे। रंजन गुप्ता ने दांत किटकिटाकर विवशता भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मेरे ख्याल से बैकुंठ लाल शहर से बाहर नहीं निकल सकेगा, देवराज चौहान ने गहरी सोच के पश्चात कहा। क्यों? भजन सिंह के होठों से निकला। तुम लोग बाली को भूल रहे हो। वह बैकुंठ लाल को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास करोड़ों के अमूल्य बेशकीमती जेवरात हैं, और जेवरात तो शुरू से ही बाली की कमजोरी रहे हैं, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। अब तक सारे शहर में बाली के आदमी फैल चुके होंगे। शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर बाली के आदमियों का घेराव हो चुका होगा, यानी कि बैकुंठ लाल जेवरातों सहित शहर में ही छिपा रहेगा, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। 2-1 दिन में हम हर हाल में बैकुंठ लाल को ढूंढ ही निकालेंगे। शायद आज हमें जगमोहन से कुछ मालूम हो जाए कि कहीं बैकुंठ लाल ने उससे अपने छिपने के बारे में किसी प्रकार का कोई जिक्र। लेकिन जगमोहन तो पुलिस के पहरे में है, वह कैसे बता पाएगा? देवराज चौहान ने रंजन गुप्ता को देखा। आज शाम हम जगमोहन को अस्पताल से निकाल लेंगे। कैसे? रंजन गुप्ता ने हैरानी से कहा। छोड़ो इस बात को, क्योंकि तुम इस योजना में शामिल नहीं हो। अब जाओ, दोपहर हो रही है। हमें शाम की योजना पर बातचीत करनी है। कल सुबह आना, तब बैकुंठ लाल के सिलसिले में बात करेंगे। रंजन गुप्ता ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। जगमोहन को छुड़ाने के लिए जो भी करना संभल कर करना। राजीव खतरे भी वहां हो सकता है। उसने कच्चा इंतजाम नहीं कर रखा होगा। उसे इस बात का पूरा यकीन होगा कि देर सवेर तुम जगमोहन को छुड़ाने अवश्य आओगे। देवराज चौहान के होठ सख्ती से भींचते चले गए। चेहरे पर दरिंदगी झलकने लगी। उसका चेहरा शैतानियत से मेल खाने लगा। रंजन गुप्ता विदा लेकर बाहर निकल गया। अनोखे लाल बाली के दोनों खूंखार साथी जुगल किशोर और दयाल सिंह शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी पैनी निगाहें दौड़ा रहे थे। जेबों में ठुसी रिवॉल्वरों का एहसास उन्हें हर कदम उठाने पर हो रहा था। उनकी निगाहें बैकुंठ लाल को तलाश कर रही थी। जुगल किशोर ने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर आया पसीना पोंछा। दयाल सिंह फुटपाथ की रेलिंग से टेक लगाकर हथेली को माथे पर छतरी के समान रखकर धूप से मिचमिचाती आंखों को आराम देने लगा। सिगरेट सुलगा दे, दयाल सिंह ने कहा। जुगल किशोर ने 2 सिगरेट सुलगाई और एक दयाल सिंह को थमा दी। दयाल सिंह ने सिगरेट का कश लिया। उसका कठोर चेहरा दाएं बाएं घूमे जा रहा था। जुगल किशोर ने भी रेलिंग से टेक लगा ली। हम लोग बैकुंठ लाल की तलाश ठीक तरह नहीं कर रहे हैं, जुगल किशोर बोला। मेरा भी यही ख्याल है। वह इस प्रकार हत्थे नहीं चढ़ने वाला। अभी तक वह हमारे आदमियों के हत्थे नहीं चढ़ा होता तो अब तक ट्रांसमीटर पर हमें खबर मिल चुकी होती। बैकुंठ लाल बेवकूफ़ नहीं है जो आसानी से पकड़ा जाएगा। वह जानता है पकड़े जाने का मतलब है करोड़ों के जेवरातों का हाथों से निकलना और साथ ही मौत का नसीब होना। दोनों में कई पलों तक खामोशी छाई रही। आओ यहाँ से चले। कहाँ? ऐसी भीड़ वाली जगहों पर तो बैकुंठ लाल आने की गलती नहीं करेगा। अभी तो उसके घर चलते हैं, वहाँ नज़र दौड़ाते हैं। उसकी जान पहचान वालों से पूछताछ करनी पड़ेगी। दयाल सिंह ने सिर हिलाया। फिर दोनों कुछ दूर पार्किंग में खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। उनके चेहरे चट्टान की तरह सख्त हुए पड़े थे। मध्यम वर्गीय इलाके में बैकुंठ लाल का 2 कमरों का फ्लैट था।
जब दोनों वहां पहुंचे तो वहां पर पहले से ही उनके आदमी तैनात थे। उनमें से एक ने करीब आकर सलाम मारा। वह तो अभी तक नहीं आया, उसने कहा। डटे रहो, जुगल किशोर ने भारी स्वर में कहा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। वह आदमी कार से दूर हट गया। दयाल सिंह भी बाहर निकला। दोनों फ्लैट के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। कुछ ही पलों में वह दोनों फ्लैट के भीतर थे। 10 मिनटों में ही दोनों ने सारा फ्लैट छान मारा। दयाल सिंह किताबों पर निगाह मारकर पलटा और खुली खिड़की पर खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। इसके साथ ही सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जुगल किशोर की गहरी निगाह उसकी पीठ पर जा टिकी। तुम किसी खास सोच में डूबे हो दयाल? दयाल पलटा और उसकी तीखी निगाह जुगल किशोर पर जा टिकी। हम दोनों कब से साथ साथ हैं? दयाल सिंह ने शांत स्वर में पूछा। हम दोनों? जुगल किशोर के माथे पर बल पड़ गए। 10-12 साल तो हो ही गए हमें बाली के लिए काम करते हुए, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? क्या हासिल हुआ हमें 12 सालों में बाली से? जुगल किशोर के माथे पर बल पड़ गए। हम दोनों में शुरू से ही अच्छी पड़ती रही है जुगल किशोर, दयाल सिंह ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि हम दोनों के विचार हमेशा एक से ही रहे हैं और मेरे ख्याल से आज भी तुम मेरी बात से इत्तेफाक रखोगे। जुगल किशोर के चेहरे पर जहान भर की गंभीरता नाच उठी। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग किस दिशा में चल रहा है? तुम्हारी इन बातों से ही मैं समझ चुका हूँ। जुगल किशोर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बहुत खतरनाक बात सोच रहे हो तुम। खतरनाक काम करना तो हमारा काम है, दयाल सिंह गुर्रा पड़ा। बाली को तुम क्या समझते हो? वह जुगल, दयाल सिंह सर्द स्वर में कह उठा। ठीक है कि बाली पर काबू पाना आसान नहीं। यह बात सिर्फ बाली के दुश्मनों पर लागू होती है, ना कि हम पर। हम दोनों बाली की बगल में छुरी के समान हैं और यह छुरी कभी भी बगल से निकलकर छाती और पेट में प्रवेश कर सकती है। बहुत आसान काम है। जुगल किशोर खामोशी से उसे देखता रहा। सोच लो, उसे खामोश पाकर दयाल सिंह बोला। करोड़ों का मामला है। हम दोनों की जिंदगी संवर सकती है। रोज के खून खराबे से बहुत चैन से बाकी की जिंदगी बिता सकेंगे। जरूरी नहीं कि तुम मेरी बात मानो। अगर तुम्हारी हाँ हो तो ठीक, नहीं तो जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो। उम्र तो कट ही रही है। वैसे मेरा ख्याल है कि हम बाली को रास्ते से हटा सकते हैं, जुगल किशोर ने लंबी खामोशी के बाद धीमे स्वर में कहा। दयाल सिंह का चेहरा वहशी मुस्कान से भर उठा। मैं जानता था जुगल, मेरी बात तेरी खोपड़ी में आसानी से आ जाएगी। हमें वक्त बर्बाद न करके बैकुंठ लाल को तलाश करना चाहिए। जब तक वह हाथ में नहीं आएगा, करोड़ों के जेवरातों के दर्शन भी हमें नहीं हो सकेंगे, जुगल किशोर ने सामान्य भाव में कहा। हाँ, अब हम बैकुंठ लाल को तलाश करेंगे। दयाल सिंह का स्वर दरिंदगी से भर उठा। पहले तो उसे तलाश का मन ही नहीं करता। दयाल सिंह के शब्द अधूरे रह गए। कलाई पर बंधी घड़ी से नन्ही सी सुई निकालकर उसकी कलाई पर चुभने लगी। दयाल सिंह ने घड़ी की चाबी बाहर की ओर खींची और सुइयां सेट करके बोला, हेलो हेलो, दयाल दिस साइड। दयाल, मैं जवाहर बोल बोल, काम की बात फूट। बैकुंठ लाल मेरी निगाहों में है। ओह, दयाल सिंह के जबड़ों में कसाव आ गया। तू कहाँ है? जंगपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास ही चाय वाली दुकान पर हूँ। चाय का खोखा है, वहीं पर ही बैकुंठ लाल बैठा है। चेहरा छिपाते हुए चाय पी रहा है। मेरे ख्याल से वक्त बिताकर यह देख रहा है कि किसी की निगाह उस पर तो नहीं है। शायद वह रास्ता साफ देखकर किसी खास जगह की ओर कूच करना चाहता है। अचानक ही 2 घंटे पहले वह मेरी निगाह में आ गया। तब से ही उसके पीछे हूँ। पीछे ही रहो, मैं और जुगल आ रहे हैं। ठीक है, एक बात और अपनी खोपड़ी में बिठा ले। यह बात हम लोगों तक ही सीमित रहे कि तुमने मुझे बैकुंठ लाल के बारे में बताया है। समझा? समझा। उसे खिसकने मत देना। वह अवश्य उस जगह पर पहुंचना चाहता होगा जहां उसने करोड़ों के जेवरात छिपा रखे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। मैं आ रहा हूँ। कहने के साथ ही दयाल सिंह ने घड़ी को पूर्व स्थिति में किया और चमक भरी निगाहों से जुगल किशोर को देखा। किस्मत हमारा साथ दे रही है। बैकुंठ लाल हमारी निगाहों में आ चुका है। फौरन चलो। जुगल किशोर की आंखों में खतरनाक चमक लहरा उठी थी। कहाँ है वह? जुगल किशोर ने जवाहर से पूछा। उधर सामने, चाय का खोखा नजर आ रहा है ना, उसमें बैठा है। पिछले 1 घंटे में 4 बार चाय पी चुका है। ठीक है,
तू खिसक जा। दयाल सिंह की निगाहें खोखे पर जा टिकी। किसी के भी सामने मुंह मत फाड़ना कि तुमने बैकुंठ लाल के बारे में हमें खबर दी है। जवाहर वहीं खड़ा रहा, गया नहीं। दयाल सिंह की निगाह जवाहर पर जा टिकी। दीदे फाड़कर क्या देख रहा है, जाता क्यों नहीं? मैं किसी को ना बताऊं कि मैंने तुम लोगों को बैकुंठ लाल के बारे में खबर दी है? हाँ, बाली को भी नहीं। चाहता क्या है तू? एकाएक जुगल किशोर गुर्राया। जवाहर ने अपनी घबराहट पर फौरन काबू पाया। जो काम तुम दोनों करने जा रहे हो उसमें से हिस्सा। दयाल सिंह और जुगल किशोर की निगाहें आपस में मिली। ठीक है, दयाल सिंह सामान्य भाव से बोला, पहले हमें कामयाब तो होने दे। पक्का हिस्सा दोगे? जवाहर ने दोनों के चेहरों का निहारा। एक बार कह तो दिया, मिल जाएगा, लेकिन मुंह बंद रखना। जवाहर चला गया तो दयाल सिंह गुर्राया, इस हरामी को भी ठिकाने लगाना है जुगल। अगर जिंदा रहा तो बाकी के काम में फूंक मारकर हमें मौत के मुंह में झोंक सकता है। पहले बैकुंठ लाल से निपट लें, उसके बाद इसका क्रियाक्रम करेंगे। इसके साथ ही दोनों की निगाहें चाय खाने की तरफ उठ गई। रेलवे लाइन के पास छप्पर डालकर कच्ची जमीन पर चाय खाना बना रखा था। लकड़ी की बेंच और टेबल वहां मौजूद थी। बैकुंठ लाल को वहां बैठे बैठे 1 घंटा बीत चुका था और अभी तक किसी प्रकार का खतरा सामने नहीं आया था। वह समझ गया कि रास्ता साफ है। अभी तक किसी की निगाह उस पर नहीं पड़ी। मन ही मन उसने वहां से उठने और जंगल में उस जगह पहुंचने का इरादा बनाया जहां उसने करोड़ों की जेवरातों को छिपा रखा था। फिलहाल उसका इरादा फौरन से पेशतर जेवरातों के साथ इस शहर को छोड़ देने का था। इस शहर में रहने का मतलब था हर पल मौत का खतरा। करोड़ों के जेवरात पास होने के कारण वह किसी भी कीमत पर मौत नहीं चाहता था। अब तो ऐश भरा जीवन बिताने का वक्त आया था। उसने वहां बैठे अन्य लोगों पर निगाह मारी, फिर आखिरी घूंट भरकर खाली गिलास टेबल पर ही रखा था कि जड़ होकर रह गया। सांस जहां की तहां रुक गई। गले में आतंक जड़े बड़े बड़े कांटे उभर आए। आंखों में दहशत का तूफान हिलोरे मारने लगा। पल भर में ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। चाय खाने के दरवाजे पर दयाल सिंह और जुगल किशोर खड़े उसे देख रहे थे। पत्थर समान चेहरे, आंखों से झलकती दरिंदगी। निष्प्राण सा बैकुंठ लाल वैसे का वैसा ही बैठा रह गया। दोनों आगे बढ़े और सामान्य ढंग से उसके करीब आ बैठे। कैसे हो बैकुंठ लाल? जुगल किशोर सर्द भाव में मुस्कुराया। बहुत बड़ा काम किया तुमने, बाली की कैद से भागकर। खैर, अब हमें सामने पाकर कैसा महसूस कर रहे हो? मन ही मन कैद से फरारी के पश्चात करोड़ों के जेवरातों के साथ जो सपने देखे होंगे वह सब तो अब तुम्हें मिट्टी में मिलते महसूस हो रहे होंगे। बैकुंठ लाल के होठों से कोई बोल न फूटा। बाली पहले तो तुम्हारे साथ रियायत से पेश आया था, लेकिन अब तो वह तुम्हारी बोटी बोटी करके सारे शहर के चौराहों पर फिकवा देगा, क्योंकि उसके ही अड्डे पर तुमने उसके 3 आदमियों की हत्या की है। बैकुंठ लाल के चेहरे का रंग कब का पीलाहट में बदल चुका था। क्या इरादा है? दयाल सिंह सर्द हंसी हंसा। चलो बाली के पास। बाली के बारे में सोचकर ही बैकुंठ लाल के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। जुगल किशोर ने दयाल सिंह पर निगाह मारी। बाली से डर रहा है, उसके पास जाना नहीं चाहता। जाना तो पड़ेगा ही। दयाल सिंह ने कंधे उचकाए। देखो तो, बेचारे की सांस रुकी जा रही है। कुछ तो दया करो। अब तक तो सारे काम ही पूरे किए हैं हमने। इसे बाली के सामने न ले जाकर एक काम तो अच्छा कर सकते हैं। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? जेवरातों के लिए? जुगल किशोर ने फौरन कहा। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के जेवरातों में से थोड़ा बहुत हमें दे देना और हम इसे छोड़ देंगे। बाली से कह दिया जाएगा कि बैकुंठ लाल को तलाश करने में हम असफल रहे हैं। दयाल सिंह ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा तो किया जा सकता है। फिर उसने बैकुंठ लाल को देखा। क्यों बैकुंठ लाल, तुम्हें हमारी बात पसंद आई? बैकुंठ लाल सिर्फ सूखे होठों पर जीभ फेरकर रह गया। घबराया सा लग रहा है। जुगल किशोर बोला, अचानक हमारे सामने आ जाने से इसके होश उड़ गए हैं। मैं चाय के लिए कहता हूँ। चाय पीने तक यह आराम से समझ जाएगा कि हम इसके साथ रहम से पेश आ रहे हैं। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने छोकरे को 3 चाय के लिए कह दिया। कठिनता से सांस लेते हुए बैकुंठ लाल आतंकपूर्ण निगाहों से दोनों को निहारे जा रहा था। जुगल किशोर और दयाल सिंह
लापरवाही से दाएं बाएं देखे जा रहे थे। उनमें कोई बात नहीं हुई। छोकरा 3 चाय रख गया। दयाल सिंह ने एक गिलास जुगल किशोर के सामने, दूसरा अपने और तीसरा बैकुंठ लाल के सामने रखते हुए सर्द भाव में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ चाय पीने तक का समय है बैकुंठ लाल। माल को 3 हिस्सों में बांट लो, इसी में तुम्हारी खलासी है। नहीं तो बाली से मुलाकात कर लो, वह तो बहुत ही बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने उसके 3 आदमियों की हत्या कर दी है। तीनों की लाशों को उसने संभाल कर रखा हुआ है। उसका इरादा है 4 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार करने का, और चौथी लाश जाहिर है तुम्हारी ही होगी। तुम भी लाश बन गए बैकुंठ लाल, तो करोड़ों के उन जेवरातों का क्या होगा जिन्हें तुमने छिपाकर रख छोड़ा है? जुगल किशोर ने भावहीन स्वर में कहा, कम से कम तुम्हारे लिए तो बेकार ही गए और खामखा जान भी गंवाई। मान जाओ मेरे भाई, इस समय हम तुम्हारे सच्चे हमदर्द हैं। जेवरातों के 3 हिस्से करके 2 हमारे हवाले करो और तुम लेकर खिसक लो शहर से। बैकुंठ लाल इस वक्त तक अपनी टूटी फूटी हालत पर काबू पा चुका था। वह जानता था कि बुरी तरह फंस चुका है। इन दोनों शैतानों से आज़ाद होना संभव नहीं था और इन लोगों को हिस्सा देना भी ठीक नहीं था। माल के सामने आते ही इन्होंने इसे भी रास्ते से हटा देना था। कच्चे धागे से बंधी तलवार हरदम उसके सिर पर थी। हाँ में भी मौत थी, ना में भी मौत थी। सोचने दो इसे, दयाल सिंह धमकी भरे भाव में बोला। दोनों को घूरते हुए बैकुंठ लाल ने चाय का घूंट भरा। तो तुम लोग माल के 2 हिस्से चाहते हो? बैकुंठ लाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हम कुछ नहीं चाहते, जुगल किशोर मुंह बनाकर बोला। तू अपनी सुना, अगर जिंदगी चाहता है तो जीने की कीमत हमें देनी होगी। बैकुंठ लाल ने सिर हिलाया। लेकिन मेरे दोस्तों, माल जब तुम दोनों के सामने आया तो मेरी गर्दन तोड़कर तो तुमने मेरी लाश को एक तरफ फेंक देना है और माल को तुम दोनों ने आपस में आधा आधा बांट लेना है। जब मुझे मरना ही है तो फिर माल तुम लोगों के साथ क्यों बांटूं? तेरी सोच गलत नहीं है, दयाल सिंह ने सिर हिलाया। तेरी जगह हम होते तो हम भी यही सोचते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का धंधा अवश्य बुरा है, परंतु जुबान के हम लोग पक्के हैं। हम जुबान का तो मैं भी पक्का हूँ, बैकुंठ लाल कड़वे स्वर में बोला। इस पर भी मैंने देवराज चौहान से दगाबाजी की और जगमोहन को चाकुओं से गोदकर कार से बाहर फेंककर माल सहित भाग निकला। दरअसल जब ढेर सारी दौलत का मामला सामने आता है तो उसूल खुद ब खुद ही सरक कर एक तरफ हट जाते हैं। जुगल किशोर अजीब सी हंसी हंसा। कह तो यह ठीक रहा है। दयाल से कहने के पश्चात उसने बैकुंठ लाल को देखा। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, जैसा कि तू कह रहा है। माल के 3 हिस्से होंगे, 2 हमारे, 1 तेरा। एक बात और सुन लो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इस बात का फैसला तुझे फौरन करना है कि हमारी बात मानता है या बाली के पास चलना है। बाली बेसब्री के साथ तुम्हारी राह देख रहा है। बैकुंठ लाल ने ठंडी निगाहों से दोनों को देखा। वह जानता था कि दोनों हद दर्जे तक मौका परस्त और क्रूर हैं। इनसे हर प्रकार की आशा रखी जा सकती है। इनके बारे में वह पुराना जानता था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। इन दोनों की मात भी माननी थी और इन्हें हिस्सा भी नहीं देना था। इस विचार के साथ ही वह कोई तरकीब निकालने की सोचे जा रहा था। तभी उसे अपनी जेब में ठुसे रिवॉल्वर का एहसास हुआ। मन ही मन वह गुर्राया। मौका देखकर रास्ते में इन्हें कहीं भी साफ कर सकता है। इन दरिंदों से छुटकारा पाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। ठीक है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। बैकुंठ लाल ने स्वर में जहान भर की विवशता भर ली। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ धोखाधड़ी ठीक नहीं होगी। ठीक यही होगा कि सारा मामला हंसी खुशी ही निपट जाए। निश्चिंत रहो, जुगल किशोर ने समझाने वाले स्वर में कहा। इतना मोटा माल हमें मिल रहा है, फिर हम क्यों ज़्यादा का लालच करेंगे? दोस्ती की तरह सारा काम होगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। चलो, बैकुंठ लाल गंभीर स्वर में कहते हुए उठ गया। दयाल सिंह और जुगल किशोर भी खड़े हो गए। उनकी आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। वह गहने जो कभी उन्होंने देखे भी नहीं थे, कल्पना में उनकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। पल भर में ही उनकी सोचों का केंद्र राजा महाराजाओं जैसा हो गया था। चाय के पैसे चुकता करने के बाद तीनों चाय खाने से बाहर आ गए। कहाँ चलना है? जुगल किशोर ने पूछा। शाम के 4:30 बज रहे थे।
सूर्य का सफर पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। बैकुंठ लाल ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। साथ ही तो चल रहे हैं, रास्ता बताता जाऊंगा। ठीक है, चलो। तीनों कार में जा बैठे। दयाल सिंह ने ड्राइविंग सीट संभाली। जुगल किशोर और बैकुंठ लाल कार की पिछली सीट पर बैठ गए। दयाल सिंह ने कार आगे बढ़ा दी। तभी जुगल किशोर ने रिवॉल्वर निकाली और बैकुंठ लाल की कमर से सटा दी। यह क्या है? बैकुंठ लाल दांत किटकिटा उठा। यह सावधानी है। जुगल किशोर मुस्कुराया। चिंता मत करो, दोस्ती में कभी कभी यह सब भी करना पड़ता है, क्योंकि यह हमारी दोस्ती की नींव है। जब नींव पर दीवार खड़ी हो जाएगी तो फिर शक की दीवारें हम लोगों के बीच से हट जाएंगी। अब तुम हमें करोड़ों के माल की तरफ ले जा रहे हो, उसका बंटवारा होना है। किसका मन करता है हाथ आए माल को दूसरों में बांटने को? कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में तुम्हारा दिमाग फिर जाए और तुम कुछ भी उल्टा सीधा कर दो, इसलिए यह सब किया है। बैकुंठ लाल ने होठ भींचकर मुंह घुमाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मन ही मन वह भगवान से दुआ कर रहा था कि 2 पल के लिए सिर्फ एक मौका उसे मिल जाए तो दोनों की खोपड़ियों में जेब में पड़ी रिवॉल्वर की गोलियां उतार देगा। सिर्फ एक मौके की तलाश थी और उसे यकीन था कि मौका मिलेगा। आखिर कब तक वह दोनों सावधान रहेंगे? कभी तो चूकेंगे ही। ठीक 5:25 पर सिविल अस्पताल की दूसरी मंजिल के वार्ड नंबर 4 में एकाएक आग भड़क उठी। आग भड़कने के साथ साथ ही पेट्रोल की तीव्र गंध वातावरण में फैल गई थी। वहां तीव्र चीखों पुकार गूंज उठी। मरीजों के पास मुलाकातियों का तांता लगा हुआ था। आग लगते ही भागा दौड़ी और शोर शराबा गूंज उठा था। राम खिलावन और सिंह समान पतले साथी ने इस तरह आग लगाई थी कि किसी को भी आग से नुकसान न पहुंचे। आग भड़कते ही राम खिलावन ने पेट्रोल का आखिरी केन भी आग की तरफ लुढ़का दिया। आग और भी तीव्रता के साथ भड़क उठी। अगले ही पल राम खिलावन और उसका साथी खिसक गए। आग ने अचानक ही विकराल रूप धारण कर लिया। वार्ड में खिड़कियों के पर्दों ने आग पकड़ ली थी। मरीज और मुलाकाती चीखते चिल्लाते वार्ड से बाहर भागते जा रहे थे। कुछ मरीज जो कि चलने के काबिल नहीं थे, बेड पर बैठे गला फाड़ कर आग आग चिल्लाए जा रहे थे। अस्पताल का स्टाफ हैरान परेशान घबराया सा इधर उधर दौड़ रहा था। वार्ड नंबर 4 के ठीक सामने 3 नंबर वार्ड में जगमोहन कड़ी पहरे में बेड पर लेटा था। पास में कांस्टेबल की वर्दी पहने सीबीआई के आदमी और आधे से ज्यादा सीबीआई के आदमी मरीजों के रूप में बेडों पर लेटे हुए थे। राजीव खत्री खुद दिन में 2 बार चक्कर लगा जाता था। जगमोहन मन ही मन चिंतित था कि जब देवराज चौहान उसे छुड़ाने आएगा तो उसके सामने ढेरों खतरे आएंगे। शायद वह कामयाब न भी हो सके उसे यहाँ से ले जाने में। खून खराबा होगा सो अलग। कुछ देर पहले ही खत्री उससे मुलाकात करके गया था। अब उसके जख्म पहले से बेहतर थे, टांके सूख रहे थे, तबीयत में सुधार था। तभी एकाएक शोर शराबा उठ खड़ा हुआ। आग आग की पुकार उसके कानों में पड़ने लगी। वार्ड में मौजूद सीबीआई के सारे आदमी चौंक पड़े। पेट्रोल की तीव्र गंध के साथ शोर इतना ज्यादा उनके कानों में पड़ा कि किसी का भी वार्ड में रहना कठिन हो गया। उसके करीब स्टूल पर बैठे व्यक्ति ने उठकर बाहर की ओर झांका, फिर वापस अपनी जगह पर आ बैठा। क्या हुआ? जगमोहन ने उससे पूछा। सामने वाले वार्ड में आग लग गई है। आग? जगमोहन चौंका। कैसे? मुझे क्या मालूम? उसने शांत लहजे में कहा। पेट्रोल की गंध भी आ रही है। इससे साफ जाहिर है कि आग अचानक नहीं लगी, बल्कि लगाई गई है। जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। लगाई गई है? एकाएक वह सतर्क हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं सबका ध्यान बटाने के लिए देवराज चौहान ने ही यह सब किया हो ताकि उसे यहाँ से निकालकर ले जा सके। तभी 2 लोगों ने भीतर प्रवेश किया। एक ने दूसरे को कंबल से ढांप रखा था। उसे देखते ही स्टूल पर बैठा व्यक्ति बोला, यहाँ क्या करने आ रहे हो? बाहर निकलो। साहब, कंबल ढांपे व्यक्ति के साथ आया व्यक्ति बोला, सामने वार्ड में आग लग गई है। इनकी हालत बहुत खराब है। कुछ देर के लिए इन्हें यहीं लिटा देता हूँ। ठीक है। उसने सिर्फ इतना ही कहा, जबकि जगमोहन का दिल जोरों से धड़क उठा। यह आवाज़ देवराज चौहान की थी। उसने ध्यान से देखा। देवराज चौहान ने अपना चेहरा दाढ़ी मूंछ से ढक रखा था। जगमोहन ने फौरन आसपास निगाहें दौड़ाई। वार्ड में बेड पर मरीज बनकर लेटे सीबीआई के आदमी 2-3 ही वहां बचे थे। अन्य आग को देखकर बाहर निकल गए थे।
जगमोहन कंबल में ढके व्यक्ति का चेहरा पहचानने की चेष्टा करने लगा, परंतु सफलता नहीं मिली। तभी देवराज चौहान कंबल ढांपे व्यक्ति को सहारा देता हुआ पास से गुजरा कि एकाएक बिजली किसी गति से जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसके करीब स्टूल पर बैठे हवलदार की वर्दी पहने व्यक्ति की कनपट्टी से सटा दी। वह हड़बड़ाया और सकते किसी हालत में वैसे का वैसा ही बैठा रह गया। सोहनलाल, जिसने की कंबल ओढ़ रखा था, एक झटके में ही कंबल नीचे गिराया और हाथ में पकड़ी गन का मुंह चारों तरफ घुमा दिया। खबरदार! सोहनलाल की गुर्राती आवाज गोली वाली सिगरेट के नशे में डूबी थी। कोई भी अपनी जगह से न हिले, वरना यह गन उसे सदा के लिए लेटने पर मजबूर कर देगी। जो जहां है वहीं पड़ा रहे। वहां सीबीआई के 5 व्यक्ति थे जो मरीजों के रूप में बेड पर मौजूद थे। सोहनलाल के हाथ में गन देखकर वहीं के वहीं खड़े हो गए। पल भर में ही वहां मौत का सन्नाटा छा गया। बाहर आग की वजह से अभी चीखो पुकार जारी था। कौन हो तुम? स्टूल पर बैठे व्यक्ति ने घबराहट भरे स्वर में पूछा। देवराज चौहान। देवराज चौहान गुर्राया। मैं अपने आदमी को ले जाने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। तुम लोग जिंदा रहते हो या मरते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मौत लाजमी है। देवराज चौहान की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वार्ड में मौजूद अन्यों के कानों में भी पड़ सके। मौत रूपी सन्नाटे को पुनः देवराज चौहान की आवाज़ ने तोड़ा। तुम चलने के काबिल हो? उसने जगमोहन से पूछा। शायद चल सकूं, जगमोहन ने बेड पर बैठते हुए कहा। जल्दी उठ। देवराज चौहान की रिवॉल्वर स्टूल पर बैठे व्यक्ति की कनपट्टी से टिकी थी, जो कि पेड़ के तने की भांति सीधा बैठा था। जगमोहन ने अपने शरीर में शक्ति का संचार किया और अपने ऊपर पड़ा कंबल उठाकर एक तरफ किया और सरकता हुआ बेड से नीचे आ गया। वह नंगे पांव था। कंबल उठाकर अपने सिर पर ओढ़ और निकल जा, देवराज चौहान सतर्क स्वर में बोला। इस समय रास्ता साफ है, सबका ध्यान आग की तरफ है। बाहर निकलते ही सामने हमारी कार खड़ी है, उसमें अपना आदमी तैयार बैठा है। कार में बैठकर निकल जा, हम बाद में आएंगे। जगमोहन ने देवराज चौहान और सोहनलाल को देखा, फिर बेड पर पड़ा कंबल उठाकर उसमें अपना सिर, चेहरा और बदन लपेटा और धीमे धीमे पांव उठाता हुआ वार्ड से बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान और सोहनलाल सबको घेरे खड़े रहे। चंद ही पलों का खेल बाकी था, कभी भी कोई भी टपक सकता था। राजीव खत्री जगमोहन के पास होकर वापस जा रहा था। जब आग लगी तब वह अस्पताल के पार्किंग में खड़ी अपनी कार स्टार्ट करने जा रहा था कि एकाएक दूसरी मंजिल से धुआं निकलते देखकर ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गई। कई पलों तक तो वह अनिश्चित सा कार में बैठा रहा, फिर उतरकर लगभग दौड़ने के सी अंदाज में अस्पताल में पुनः प्रवेश करता चला गया। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो यह वही समय था जब जगमोहन कंबल ओढ़े उसके बगल से गुजर गया था। जगमोहन ने उसे देखा और सिर झुकाए कंबल ओढ़े उसने मुंह घुमा लिया था। उसके बाद जगमोहन ने अपनी ताकत लगाकर सीढ़ियां जल्दी जल्दी उतरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसकी फरारी की बात आम हो जानी थी। वार्ड नंबर 4 से भड़कती आग देखकर राजीव खत्री ठिठक गया। चीखों पुकार जोरों पर थी। वह फौरन आगे बढ़ा। वार्ड के सामने बहुत भीड़ थी। तभी उसकी निगाह अपने आदमी पर पड़ी जो भीड़ में शामिल था। क्या हुआ? खत्री उसके करीब पहुंचा। आग लग गई सर, उसने एकाएक सावधान स्वर में कहा। किसी ने जानबूझकर यह सब किया है। पेट्रोल फेंककर आग लगाई गई है। पेट्रोल फेंककर? तभी खत्री को पेट्रोल की गंध का आभास हुआ। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ती चली गई। निगाहें 3 नंबर वार्ड पर जा टिकी। तुम वार्ड से बाहर क्यों आए? सर, आग देखकर। बेवकूफ़, मैंने तुम लोगों को किसी भी स्थिति में वार्ड से बाहर न निकलने को कहा था। खत्री ने दांत किटकिटाकर कहा और पलटकर वार्ड नंबर 3 की तरफ भागा। वार्ड के भीतर प्रवेश करते ही वह ठिठक गया। पल भर में ही सारी स्थिति उसके सामने स्पष्ट हो गई। जगमोहन वार्ड में नहीं था और 2 को गनों सहित वहां खड़े पाया। दाढ़ी मूंछ वाले को वह पल भर में ही पहचान गया कि वह देवराज चौहान है। देवराज चौहान और सोहनलाल की निगाहें भी खत्री पर जा टिकी। सर, एकाएक हवलदार की वर्दी पहने व्यक्ति ने चीखकर कहा। जगमोहन कंबल लपेटकर बाहर गया है। बाहर कार खड़ी है, अभी वह कार तक नहीं पहुंचा होगा। उल्लू के पट्टे! देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल जोरों से उसके सिर पर मारी।
जुबान मुंह में रख। सिर पर रिवॉल्वर की चोट पड़ते ही कड़ा कर उसने दोनों हाथों से सिर थामा और नीचे बैठता चला गया। देवराज चौहान एड़ियों के बल घूमा। हिलना नहीं। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर खतरी पर तान दी। हाथ ऊपर करके आगे बढ़ जा। जरूर। खतरी ने सिर हिलाया। तुम्हारा कहा मैं कैसे टाल सकता हूँ। कहने के साथ ही वह एक कदम आगे बढ़ा और दूसरे ही पल पलटकर एक ही छलांग में वार्ड में मेन दरवाजे से बाहर था। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। देवराज चौहान को इतना वक्त ही न मिला कि कुछ कर पाता और फिर गोली चलाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवाना भी ठीक नहीं था। खतरी के बाहर निकलते ही देवराज चौहान समझ गया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ इतना ही वक्त बचा है कि यहाँ से फरार हो सके। सोहनलाल, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला, भाग जा। और तुम? सोहनलाल जल्दी से बोला, मैं बाद में आऊंगा, तू निकल। देवराज चौहान गुर्राया। सोहनलाल ने कंबल उठाकर अपने शरीर के गिर्द लपेटा, गन उसमें छिपाई। तत्पश्चात उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी और फिर बाहर निकलता चला गया। कोई अपनी जगह से न हिले। देवराज चौहान के स्वर में खूंखारता भरी पड़ी थी। इसके साथ ही देवराज चौहान खिसक कर वार्ड के दरवाजे के समीप जा पहुंचा। वह पांचों बेडों पर निश्चल से बैठे रहे। 2 पल बीतने पर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और पलक झपकते ही बाहर निकला और भागता चला गया। वह नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर की तरफ की सीढ़ियां तय करने लगा था। ऊपर की मंजिल पर जाकर वह बाथरूम में घुस गया। चेहरे पर लगा रखी दाढ़ी मूंछ को उतारा। उसी समय फायर की आवाज उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। गोली चलने का मतलब था बाहर गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन अब वह इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता था। 15 मिनट वहां बिताने के पश्चात वह बाहर निकला और लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। फिर अस्पताल के बैक डोर से बाहर निकलता चला गया। पिछली तरफ का रास्ता साफ था। किसी तरह की कोई रुकावट सामने नहीं आई। फ्रंट डोर की तरफ से काफी शोर शराबा उठ रहा था। मन तो किया कि देखे माजरा क्या है, क्या हुआ, परंतु अब सामने जाने का मतलब था खामखां खतरे में कूदना, जो कि समझदारी का सौदा नहीं था। जगमोहन अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। कंबल ओढ़े किसी प्रकार 2 मंजिलों की सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा और चाल को तेज रखने की कोशिश करता हुआ अस्पताल के मेन द्वार से बाहर निकला। कुछ दूरी पर ठीक सामने उसी कार नजर आई, जिसकी ड्राइविंग सीट पर भजन सिंह मौजूद था। भजन सिंह की निगाह बराबर अस्पताल के मेन द्वार पर थी। उसे बाहर निकलते देखकर भजन सिंह ने कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। जगमोहन कार की तरफ बढ़ा। कुछ ही पलों में वह कार के पास था। भजन सिंह ने हाथ पीछे करके कार का दरवाजा खोला। जगमोहन भीतर बैठने ही लगा था कि तेज आवाज सुनकर ठिठक गया। रुक जाओ, वरना अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। भजन सिंह और जगमोहन की निगाहें एक साथ घूमी। अस्पताल के सदर द्वार पर राजीव खत्री खड़ा नजर आया। उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था। भजन सिंह के होंठ भींच गए। जगमोहन की आंखों में खून उतर आया। खींच ले कार को, जगमोहन जल्दी से भीतर बैठता हुआ बोला। भजन सिंह ने जल्दी से कार को गियर में डाला। इससे पहले कि वह कार को आगे बढ़ा पाता, राजीव खत्री ने दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। गोली भजन सिंह की खोपड़ी में लगी। उसकी खोपड़ी के चीथड़े हो गए। खून के छींटे कार में कई जगह पर पड़े, जगमोहन पर भी। पल भर के लिए तो जगमोहन सन्न रह गया। अगले पल उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। बहुत नाजुक लम्हे थे। राजीव खत्री ने बेहिचक भजन सिंह की खोपड़ी फोड़ डाली थी, तो उसकी भी खोपड़ी फोड़ सकता था। लेकिन अब वह उसकी गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। उसे मालूम था कि अगर खत्री के हाथों में पड़ गया तो फिर वह बचकर कभी भी नहीं निकल सकेगा। जगमोहन अपने जिस्म की हालत को भूल गया। पूर्णतः फुर्ती के साथ उसने कार के दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और फिर ड्राइविंग डोर खोलकर भजन सिंह की लाश को उसकी बाह से पकड़कर बाहर निकाला और जल्दी से भीतर बैठते हुए बंद हो चुकी कार का इंजन स्टार्ट किया। फिर कार बढ़ाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। देखते ही देखते वह अस्पताल से दूर होता चला गया। पीछे से न तो कोई गोली चली और न ही खत्री का कोई स्वर सुनाई दिया। राजीव खत्री ने जब देखा उसकी चलाई गोली भजन सिंह के सिर में जा लगी है, तो मन ही मन वह संतुष्ट हुआ कि उसका निशाना नहीं चूका और वह लोग भागने में सफल नहीं हो सके। उसकी निगाह बराबर कार पर ही थी। जब उसने गोली चलाई
तो तब करीब से कंबल में लिपटा सोहनलाल गुजर रहा था। करीब से उठती गोली की आवाज पर घबराकर उसने आसपास देखा। इसी घबराहट में उसके शरीर पर पड़ा कंबल सरक कर नीचे जा गिरा। हाथ में पकड़ी गन जग जाहिर हो उठी। इत्तेफाक से जाने कैसे आधे क्षण के लिए राजीव खत्री की निगाह घूमी और 2 कदम दूरी पर खड़े सोहनलाल पर पड़ी। फिर गन को देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फौरन सिकुड़कर छोटी हो गई। आंखों के सामने फाइल में लगा सोहनलाल का वह चित्र कौंध गया, जिस पर उंगली रखकर अमरनाथ वर्मा ने उसे देवराज चौहान का साथी और डकैती में शामिल होने के बारे में बताया था। सोहनलाल, खत्री के होठों से निकला। हालांकि सोहनलाल ने कभी राजीव खत्री को नहीं देखा था, परंतु ऐसे नाजुक मौके पर उसे नाम से पुकारने पर वह समझ गया कि मामला गड़बड़ है। यह वही समय था जबकि जगमोहन भजन सिंह की जगह संभालकर कार को ले भागा था। खत्री को कई पलों बाद जगमोहन के निकल जाने का पता चला। खत्री ने सोहनलाल की तरफ रिवॉल्वर तानी। सोहनलाल ने हड़बड़ाकर अपनी गन उसकी बाह पर दे मारी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। पागल तो नहीं हो गया? सोहनलाल हड़बड़ाकर बोला। मुझे गोली मार रहा है, सीधा खड़ा हो जा। राजीव खत्री ने गन को देखा और संभल कर खड़ा हो गया। हालात ऐसे थे कि वह कभी भी अपनी गन की गोलियों की बौछार उस पर कर सकता था। तूने बेरहमी से मेरी साथी की जान ले ली, खत्री पर गन ताने कहते हुए सोहनलाल आसपास भी देख रहा था। लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो चुकी थी और हर कोई आतंकपूर्ण निगाहों से उसे देख रहा था। वैसे तो तू इस काबिल नहीं रहा कि तुझे जिंदा छोड़ा जाए, फिर भी एक मौका देता हूँ। बिना कोई शरारत किए मुझे यहाँ से निकाल ले, वरना तेरी लाश की भी ऐसी हालत कर दूंगा कि तेरा सगा भी तुझे नहीं पहचान सकेगा। सोहनलाल ने अब तक अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। खत्री ने हालात की नजाकत समझी। बचाव की कोई सूरत नहीं थी और इस बात को वह महसूस कर चुका था कि यह वास्तव में उसे गोलियों से भून सकता है। मौत का खतरा सिर पर चढ़ाया था। क्या इरादा है तेरा? मरना है क्या? एकाएक सोहनलाल गुर्राया। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जा रहा था उसके लिए मौत का आतंक बढ़ता जा रहा था। कभी भी बाजी पलट सकती थी और वह कानून के पंजों में जकड़ा जा सकता था। मैं तुम्हारा कहा मानने को तैयार हूँ, खत्री भारी स्वर में बोला। पार्किंग में मेरी कार खड़ी है, तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल उस तरफ। सोहनलाल ने गन हिलाई। दोनों कार की तरफ बढ़ गए। कम से कम 100-150 लोगों का हुजूम आतंक में जड़ा इस खूनी दृश्य को देखे जा रहा था। कोई भी इस मामले में कूदने को तैयार नहीं था। पार्किंग में खड़ी कार की ड्राइविंग सीट राजीव खत्री ने संभाली। गन को खत्री के जिस्म से सटाए सोहनलाल पीछे वाली सीट पर बैठ गया। खत्री ने कार स्टार्ट की और अस्पताल से बाहर निकाली। शहर से बाहर जाना है क्या? खत्री ने पुनः पूछा। नहीं, शहर में ही सड़कों पर कार घुमाता रहे। खत्री फिर कुछ न बोला। सोहनलाल ने गन को थोड़ा पीछे किया और गोली वाली सिगरेट सुलगाने के पश्चात पुनः गन संभाल ली। उसे विश्वास न आ रहा था कि गन के दम पर इस आदमी को संभालने जैसा काम सफलता से पूरा कर लिया है। क्या नाम है तेरा? एकाएक सोहनलाल ने पूछा। राजीव खत्री। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।